नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको मॉडल पेपर एक लेकर आया हूँ। इसे यूपीएमएसपी यानी कि उत्तर प्रदेश की जो है ऑफिशियल वेबसाइट, उससे मैंने ये मॉडल पेपर लिया है कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है पहला का बी है, यानी कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है आपका दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और ये है निबंध विधा की रचना है। यानी कि ये है आचार्य राम शुक्ल के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया भी था कि इससे ही ज़्यादातर रचनाएं पूछी जाती हैं। आपके चैप्टर में से ही रचनाएं आपको दे दी जाती हैं। बताइए ये किस विधा की रचना है, किस लेखक की है, तो आपको इसे याद करना होगा। और प्रश्न तीसरा है गबन किसकी रचना है। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और उसके बाद प्रश्न चौथा दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है। तो शुक्ल युग की दोस्तों समयावधि है जो है वो 1919 से 1938 ईस्वी तक है। उसके बाद पाँचवा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर वो है आत्मकथा विधा की रचना। आत्मकथा ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद फिर छठवां है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो दोस्तों प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद फिर सातवां क्वेश्चन है मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो है वो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना भी, लेकिन तब पर मॉडल पेपर दिया गया तो उसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न आठवां है आपके लिए भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद फिर प्रश्न नौवां है आधुनिक काल कब से कब तक था। तो आधुनिक काल यानी कि आपका समय मतलब 1844 से अब तक। तो ये प्रश्न नौवां का आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखा है मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो है हमारे रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के ये मतीराम जो है कवि है। उसके बाद फिर हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं 11 से प्रश्न 20 तक। तो पहला दिया है कि हास्य रस का स्थायी भाव, यानी कि ग्रामर क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हम पढ़ते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रकाश उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उपयुक्त पंक्ति में जो है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर मनो वर्ड का यूज हुआ है। तो मनो वर्ड का जहाँ यूज हो मनु मानो जनु जानो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसका प्रश्न 13वां दिया है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो आपको बता दूं कि जब हम कक्षा 9 कक्षा 10 यानी कि दोहा सोरठा रोला और उसके बाद चौपाई, ये चारों चीज़ें पढ़ते हैं, चारों छंद, तो वो है 4 चरण के होते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। उसका दिया है प्रश्न 14वां आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षक शब्द में इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आ जो है वो उसका उपसर्ग होगा। उसके बाद फिर प्रश्न 15 जो है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर डी है। उसके 3 भेद हैं, एक है साधारण वाक्य, एक है मिश्रित वाक्य, एक है सरल वाक्य। उसके बाद फिर प्रश्न 16वां पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद फिर प्रश्न 17वां आता है आंसू का तत्सम रूप क्या है। तो कर इसका करेंट आंसर जो हो जाएगा वो अश्रु हो जाएगा। आंसू का जो तत्सम रूप है अश्रु होता है। उसके बाद फिर प्रश्न 18वां है कर त्रिवाच्य में किसका प्रधानता होता है। तो कर त्रिवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है। और फिर 19वां क्वेश्चन है ताभ्य विभक्ति शब्द रूप से आया है, जो कि है ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति। तो ताभ्य शब्द में जो है वचन है चतुर्थी, बहुवचन है और चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद प्रश्न 20 है निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में जो है वह सर्वनाम है। मनुष्य जो है संज्ञा है, बचपन भी संज्ञा है। और सी जो है वह मतलब ही, हम अंग्रेजी में प्रोनाउन पढ़ते हैं ही सी इट, तो ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम जो है वह हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब खंड ब आता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, यानी कि जो है हमें टिक नहीं करना होता है, उसका उत्तर लिखना होता है। तो इसमें पहला है गद्यांश से प्रश्न आया है। गद्यांश में जो है बोला है कि यह कोई बात नहीं है, एक स्वभाव और रुचि। अब देखिए हम इसमें पहचानेंगे कैसे कि जो है किस पाठ का गद्य है। तो यहाँ पर आपको पढ़ने से ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है यह है कोई बात नहीं कि स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्न देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले ही देखा कि यहाँ पर मित्रता आ गया।
मित्रता यानी कि ये है मित्रता चैप्टर से लिया गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। तो इसका गद्यांश आप आराम से लिख लेंगे। उसके बाद फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़े रहेंगे तो इसको बताएंगे कैसे कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग से में ही मित्रता हो सकती है। मतलब कि लेखक कह रहे हैं कि यह कोई मतलब ज़रूरी बात नहीं है कि समान स्वभाव रहे, समान रुचि रहे तो तभी मित्रता हो सकती है। आपका अलग भेद अलग जो है मतलब तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि मतलब कि अगर रुचि अलग है, स्वभाव अलग है, हमारे रहने का तरीका अलग है तब भी मित्रता हो सकती है। तो ऐसे ही व्याख्या हम कर देंगे। उसके बाद फिर ये है गद्यांश का संदर्भ। तो गद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, जिस हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऐसे ही हमारा संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद फिर ये लेखक तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इस लाइन में ही आंसर छुपा है। तो हम आंसर क्या है कि क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो इसमें लिखा है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के आकर्षित होते हैं क्योंकि जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हो। यानी कि इसका आंसर क्या लिखेंगे कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण हम में नहीं है वो है हम हमारे दोस्त में मिल जाए, और हमारे अंदर जो गुण है वो हमारे दोस्त को मिल जाए। तो ऐसे जो है मित्रता करते हैं कि हमारे अंदर जो कमी है वो हमारा दोस्त पूरा कर दे और उसके अंदर जो कमी है वो हम पूरा कर दें। इस प्रकार जो है मित्रता होती है। अब ये अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि हे भगवान तब के लिए विपत के लिए, यानी कि ये जो है ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका आप गद्यांश आराम से लिखेंगे जैसे ये बता दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लेंगे इसी की तरह, उसी तरह अपना क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो कि है पद्यांश से। भारतीय संस्कृत ना वाराणसी से लेवा का पैराग्राफ दिया होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पर उग्री पंग गिरी लहो अंधे को सबको दर्शाए बहिरो सुने गूंग पूनी बोले रंक चले सिरधर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो थी पाए। तो इसमें भी देखो हमें थोड़ा हिंट मिल जा रहा है कि यहाँ पर लिख दिया सूरदास स्वामी करुणा में, यानी कि ये जो चैप्टर है वो सूरदास वाला है। तो इससे हम पता लग जाएगा कि ये सूरदास के पद नामक चैप्टर से लिया गया है, और जो है इसके लेखक इसके रचयिता जो हो जाएंगे वो सूरदास जी हो जाएंगे। तो इसका संदर्भ अपना गद्यांश की तरह लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या आप पढ़े हैं, आप उसे लिख लीजिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर हम बता रहे हैं, इसे सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा नहीं बता सकते हैं। उसके बाद आप अपना अलंकार देख लीजिए, और ये अथवा करके यहाँ पर 2 दिया है। एक आपको जो आता हो वो लिख लीजिए और जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में जो है कहा है कि ऐसा गद्यांश है, गद्यांश में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। संदर्भ के आपको 2 नंबर मिलेंगे और उसके बाद व्याख्या के आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर पूरे 5 नंबर हो जाएंगे। तो इसमें संदर्भ कैसे लिखना है कि मान लीजिए हमें इसका संदर्भ लिखना है, तो इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख देंगे, इसमें लेखक नहीं लिखना होता, बस इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद व्याख्या करना आता है तो आप व्याख्या कर दीजिए, 3 नंबर और मिल जाएगा, इससे 5 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर 2 है, जो आता हो आप उसे लिख दीजिए। उसके बाद प्रश्न 4 है कि दिए गए अब यहाँ पर गद्यांश था, अब यहाँ पर पद्यांश है। तो पद्यांश में बोला क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको 2 में से एक अनुवाद करना है और संदर्भ सहित। यहाँ पर भी संदर्भ का 2 नंबर और फिर व्याख्या करने का 3 नंबर मिल जाएगा। और प्रश्न 5 में दिया गया है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे आपका जो जिला होता है आप उसी हिसाब से इन सभी वो खंडकाव्य के जो चैप्टर्स हैं आप उनमें से किसी भी चैप्टर्स का आपके अपने जिला अनुसार अपना देख लेंगे, अपने टीचर से पूछ लेंगे, वो बता देंगे। जैसे हमारे यहाँ जो चलता है वो कर्ण खंडकाव्य चलता है, ये वाला। तो आप अपने ज़िले के अनुसार देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यूपी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद प्रश्न 6 है, उसमें दिया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का यहाँ पर जीवन परिचय। तो हमने जो है जो क्वेश्चन कराया था जो एक वीडियो बनाकर, उसमें हमने कहा था कि आप 2 इम्पॉर्टेंट है गद्य के, एक जयशंकर प्रसाद जी का, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन दोनों में से किसी एक का आपके
जो है पेपर में फंसेगा ज़रूर। अब यहाँ पर आप देखिए मॉडल पेपर में ये दोनों दिया गया है, यानी कि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। उसके बाद फिर प्रश्न 6 का ख है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है महाकवि सूरदास। तो हमने आपको जो वीडियो बना के बताया था उसमें भी आपको मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी का मैंने बताया था कि इन दोनों में से ये दो, और एक महादेवी वर्मा का हमने बना कर बताया था कि इन तीनों लोगों का अगर आप जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपका ज़रूर एक एक फंस जाएगा। तो हमने बताया था, तो आप इसे या तैयार कर लेते हैं तो आपको गोस्वामी तुलसीदास और दोनों फंस जाता था, आपको जो आता था अच्छे से आप उसे कर देते। तो इसमें से 3 में से एक करना है। और प्रश्न 7वां क्या है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र में देखिए आप कहाँ आया है, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2 जो है, यहाँ पर देखिए 2 जो है श्लोक आए हैं। तो आपको 3 श्लोक याद करने के जाना है, जिसमें मान लीजिए ये 2 श्लोक आ गए आप जो याद किए थे, तो उसमें से एक आप लिख देंगे ना, नहीं तो वैसे नंबर नहीं मिलेगा अगर आप वही वाला लिख देंगे तो। तो यहाँ पर आपको जो है आपके जो श्लोक नहीं आया है आपके जो प्रश्न पत्र में, वही आपको लिखना है। तो इसका ध्यान रखिएगा, 2 नंबर इसके मिलते हैं आपको। और प्रश्न 8वां जो है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि आपको कुल मिला-जुला कर 5 क्वेश्चन दिया गया है, और 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन ही करना है, 2 नंबर का होगा। तो आप इसे आसानी से कर लेंगे अगर आप चैप्टर्स पढ़े रहेंगे। और फिर प्रश्न 9वां आ जाता है निबंध पर। तो मैंने निबंध पर देखिए बताया था कि एक पर्यावरण पर बनाना है, एक आतंकवाद, एक जनसंख्या, ये तीनों आपके निबंध इसमें फंस गए। और हमने 4 से 5 जो है निबंध बताए थे कि इतना आप तैयार कर लीजिए, ज़रूर आएगा। तो आप उसे ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद फिर प्रश्न 10वां है, अपनी विशेष रुचि जो है पत्र लेखन का है। पत्र लेखन आपका 4 नंबर का आता है, 2 नंबर प्रारूप का आता है, और उसके मतलब कि आपके लिखने का तरीका कैसा है, सही फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि नहीं, और 2 नंबर आप जो इसके अंदर लिखे हैं उस पर आता है। तो यहाँ पर पूरा 4 नंबर का हो गया, जिसमें से इसका अंक विभाजन इस प्रकार रहता है कि 2 नंबर आपको ऐसा मिलेगा कि आप सही तरीके से लिखे हैं या नहीं, और 2 नंबर आपको उस पे मिलेगा कि आप क्या-क्या उसमें लिखे हैं, सही चीज़ें डाले हैं, सही चीज़ें किए हैं कि नहीं। तो इस पे 4 नंबर ये हो गया, आपका ये तैयार हो जाएगा। मैंने इसकी वीडियो बना दी है, आप इसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आपको यह मॉडल पेपर का वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुँचे। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।